ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सीवई को देखते हैं जो सिविल अफेयर ब्यूरो में अपने बॉयफ्रेंड सू सेन का वेट कर रही थी। तभी सेन का मैसेज आता है कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मिनी प्रेग्नेंट है। जो सुनकर वही हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वही बाहर आती है और हमारे हीरो मू फेंग को देखकर सोचती है कि क्या इसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं आई। वही फेंग के पास आकर कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई, मेरा भी बॉयफ्रेंड नहीं आया, क्यों ना हम दोनों मेरे सर्टिफिकेट ले लें। फेंग अपनी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक को देखकर सोचता है कि शायद वो नहीं आएगी। फेंग कहता है कि ठीक है। इसके बाद दोनों मेरी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वही मेरी सर्टिफिकेट देखकर सोचती है कि मैंने एक स्ट्रेंजर से शादी कर ली। बाहर आकर वही फेंग को देखकर सोचती है कि ये कितना टॉल है। वो फेंग को अपना नाम बताती है। फेंग हैंडशेक करके जाने लगता है। वही उसे रोकती है और फेंग से मेरी सर्टिफिकेट लेकर दोनों मेरी सर्टिफिकेट की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। फेंग जाने लगता है। वही कहती कि मैं तुम्हें वीचेट पर ऐड कर लूँ। वो कहता कि हमने एक दूसरे की हेल्प की है, ज़्यादा एक दूसरे को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वही सोचती कि मैंने तो ऐसे ही कहा। फेंग उसे देखकर उसे वीचेट पर ऐड कर लेता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वही कहती कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। फेंग चला जाता है। वही सोचती है कि शायद मुझे ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर से शादी नहीं करनी थी अपसेट होकर। अब फेंग अपने फ्रेंड को कॉल करके रात में साथ ड्रिंक करने को कहता है और उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम जाओकी के साथ मेरी सर्टिफिकेट लेने नहीं गए। फेंग कहता है कि इस बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। इधर वही के पास उसका बॉयफ्रेंड सैन आता है और कहते कि तुमने किससे शादी कर ली। वही कहती कि तुम किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड करोगे क्या, तब भी मैं तुम्हारे लिए वेट करती रहूंगी। सैन कहती कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं ड्रंक था और उसी की वजह से मैंने मिनी के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वही कहती कि कुछ भी हो, अब मैं मैरिड हूँ और मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। सैन कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। वही उसे मेरी सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। सैन कहते कि मैं मिनी से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वही चली जाती है। सैन को काफी गुस्सा आ रहा था। अब वही भी अपनी फ्रेंड हैली को कॉल करके ड्रिंक करने चलने को कहती है। हैरी सोचती कि जब मैं वही को ड्रिंक करने को कहती हूँ तो ये मना कर देती है, आज इसे क्या हो गया। वो कहती कि ठीक है मैं आ रही हूँ। देन वो दोनों बार में आती है। वही हैली को बताती है कि मैंने मैरिज कर ली है। हैली कहती कि हाँ पता है मुझे। वही कहती लेकिन सैन से नहीं। हैली कहती कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है क्या। वही हैली को मैरिज सर्टिफिकेट देती है। हैली फैंग की फोटो देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, वैसे काफी फैमिलियर लग रहा है, मैंने इसे कहीं तो देखा है। वही बताती कि मुझे ये सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर मिला था। उस सैन ने मुझे मिनी के साथ मिलकर चीट किया है। हैली ये सुनकर सैन पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम उस मिनी से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा फिगर भी उससे अच्छा है, क्या वो सैन ब्लाइंड है। वही कहती कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हैली हैरान होकर कहती है कि क्या 5 सालों से तुम दोनों साथ थे और कभी एक दूसरे को टच भी नहीं किया। वही कहती कि हाँ। हैली कहती कि कोई बात नहीं, तुम अपसेट मत हो, तुम्हारा हस्बैंड तो उस कमीने से ज्यादा हैंडसम है। वही सोचती कि हैंडसम तो है लेकिन बहुत ही खड़ूस टाइप का है, शायद जल्दी हमारा डिवोर्स हो जाएगा। इधर फ्रैंक भी उसी बार में था। फ्रैंक सोचता है कि इस लेन को साथ ड्रिंक करने को बुलाया था, अब खुद ही इतना ड्रंक हो गया है। वो असिस्टेंट को कॉल करके लेन को घर ले जाने को कहता है। फ्रैंक रास्ते में वही से टकरा जाता है। वही कहती कि हस्बैंड तुम यहाँ। फ्रैंक सोचता है कि ये तो बहुत ड्रंक लग रही है। हेली उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये तो मू ग्रुप का प्रेसिडेंट मू फेंग है। तभी मुझे लग रहा था कि इसे कहीं तो देखा है। वैसे फेंग की तो कोई मूनलाइट भी है, लेकिन अब वही उसकी वाइफ है। हेली वहां से चली जाती है। फेंग वही को कार में लाता है और सोचता है कि इसके साथ कोई भी नहीं है, मुझे इसे साथ लेकर जाना होगा। वही को अपने घर ले आता है और बेड पर लिटा देता है। वही फेंग का हाथ पकड़ के कहती है कि सैन तुम एक नंबर के कमीने हो। फ्रैंक वही से अपना हाथ छुड़ाता है लेकिन वो बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी। फ्रैंक सोचता है कि आज का दिन ही खराब है। वो वही के पास बैठ जाता है, वही उसे हक कर लेती है। फ्रैंक सोचता है कि लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल। नेक्स्ट मॉर्निंग वही खुद को फ्रैंक के साथ देखकर हैरान हो जाती है। वो फ्रैंक को उठाकर कहती है कि अपना लेग मेरे लेग के ऊपर से हटाओ। वो हैरान होकर जल्दी से साइड हो जाता है और वही से कहता है कि क्या तुम ब्रेकफास्ट करके जाओगी। वही जल्दी से खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे घर क्यों लाए, किसी होटल में छोड़ देते हैं। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है या ना जानने का नाटक कर रही हो, मैं किसी ड्रंक लड़की को होटल ले जाता तो आज न्यूज में यही बात चल रही होती है। वही कहती कि क्या तुम कोई सुपर स्टार हो। फ्रैंक सोचता है कि ये मुझे नहीं जानती या नाटक कर रही है। वो कहता है कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती कि ठीक है। वही फ्रैंक के घर से बाहर आती है। फ्रैंक की मॉम वही से टकरा जाती है। वही पूछती कि आप ठीक हो। वैसे स्मू सोचती है कि ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, काश ये मेरी बहू बन जाए। मिसेस स्मू कहती कि मैं ठीक हूँ। वो वही को वीचेट पर ऐड करने को पूछती है। वही कहती कि ठीक है और उन्हें ऐड कर लेती है। वो सोच रही थी कि ये लेडी थोड़ी अजीब लग रही है। अब वही को उसके डैड का कॉल आता है। वही घर आती है। वही के डैड मिस्टर सी उसे ग्लास फेंक कर मारते हैं। वही साइड हो जाती है। मिस्टर सी कहते कि तुम साइड क्यों हुई। वही कहती कि हाँ तो क्या आपसे मार खाती रहूं। मिस्टर सी कहते कि पता नहीं कौन से पाप किए हैं मैंने जो तुम मेरी डॉटर हो। वो कहती कि पाप तो मैंने किए होंगे जो आप जैसे डैड मिले मुझे। इस टाइप हम कहती कि अच्छे से बात करो अपने डैड से। वही कहती कि ऐसे डैड होने से अच्छा है डैड ना ही हो।
वही की स्टेप सिस्टर सीमी कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, माफ़ी मांगो डेड से। वही वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर सी कहते हैं कि सैन ने बताया मुझे कि तुमने किसी स्ट्रेंजर से शादी की है। वही कहती कि और उसने क्या किया ये नहीं बताया आपको। मिस्टर सी कहते हैं कि हो गई गलती उससे, अब इस बारे में भूल जाओ, डिवोर्स लेकर सैन से शादी करूँ। वही कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मिस्टर सी कहते कि सैन की सू कंपनी हमारे साथ कॉपरेशन नहीं करेगी। वही कहती कि तो इसीलिए आपने मुझे बुलाया है ताकि मैं आपकी हेल्प करूँ। स्टेप मॉम कहती कि क्या हमारी कंपनी को बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहती हो? हम सब फैमिली है, तुम इतनी भी सेल्फिश मत बनो। सीमी कहती कि मॉम डैड आप इससे बात मत करो, मैं सैन से बात करूंगी, वो मुझे जरूर लाइक करेगा। इस वही की ही गलती होगी जो सैन को किसी दूसरी लड़की के पास जाना पड़ा। वही कहती कि अच्छा होगा तुम इस बारे में एक बार और सोचो, क्योंकि स्टूपिड तो तुम हो ही। सिमी कहती कि बकवास मत करो, पता नहीं किस गरीब से शादी कर ली है तुमने, देखना जल्दी ही डिवोर्स हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम जैसी सेकंड हैंड लड़की के साथ कोई नहीं रहेगा। वही कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहूंगी, और वहाँ से चली जाती है। अब वही को रास्ते में सैन मिल जाता है, वो वही से माफी मांगता है, लेकिन वही कहती कि हमारे भी सब खत्म हो चुका है। सैन कहते कि ऐसा मत करो, उस लड़की को डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जाने लगती है। वो कहता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो हमारी कंपनी सी ग्रुप के साथ कॉपरेशन नहीं करेगी। वही कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। सैन कहते कि तुम अपने डेट को प्रॉब्लम में कैसे देख सकती हो, तुम कभी इतनी क्रूअल पर्सन बन गई। वही कहती कि इतने सालों साथ रहने के बाद भी तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाए। वही अपने टीचर से मिलने फिर हॉस्पिटल आती है। टीचर कहते कि क्या तुम अभी भी टाइकोंडो जिम में ही काम करना चाहती हो? वो हाँ कहती है। टीचर कहते कि अगर तुम इसमें अपना पूरा करियर बनाओगी तो बहुत कुछ कर सकती हो, आखिर तुम मेरी सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो। वही कहती कि हाँ लेकिन अब मैं इतनी यंग नहीं रही और मुझे पैसे सेव करके खुद का हाउस लेना है, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हूँ मैं। अब वही को हॉस्पिटल में मिनी और सैन की मॉम मिल जाती है। मिनी कहती कि मैं सैन के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ ना, तो उसकी मॉम के साथ चेकअप कराने आई थी। वही कहती कि तुमसे किसी ने कुछ पूछा क्या? मिनी कहती कि सैन जल्दी मुझसे शादी करने वाला है। वही कहती कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है, और मिनी को बातें सुनाने लगती है। मिनी जानबूझकर दर्द होने का नाटक करने लगती है। मिसेस सू कहती कि ये सू फैमिली का बेबी है, उसे कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैम। वही कहती कि मुझे इस बेबी से क्या मतलब है, गलती तो आपके बेटे की ही है। मिसेस सू कहती कि अच्छा है मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की को छोड़ दिया, वो डॉक्टर को देखने चली जाती है। मिनी कहती कि तुम मिसेस सू से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? वही कहती कि तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मिनी उसे थप्पड़ मारने वाली थी, वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि तुमने प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत मेहनत की होगी ना, तो अब अपना ध्यान रखो, कहीं कुछ हो ना जाए। और वहां से चली जाती है। मिसेस सू मिनी को डॉक्टर के पास ले जाती है। अब रात में डिनर करते टाइम फेंग के ग्रैंडपा फेंग से शादी के बारे में बात करते हैं। फेंग कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ। उसके टाइम मिस्टर मू कहते हैं कि इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। मिसेस मू कहती कि इससे अच्छा हम यांग की शादी करा देते हैं। फेंग कहते कि अच्छी बात है। यांग फेंग का छोटा भाई है, वो बेचारा सोचता है कि मैं तो अभी हाई स्कूल में हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि फेंग के लिए ब्लाइंडेड फिक्स करो, मैं मरने से पहले अपनी बहू को देखना चाहता हूँ। मोम कहती कि आप इसकी टेंशन मत लो, वैसे मैंने एक लड़की को पसंद किया था, लेकिन वीचेट में ऐड करने के बाद मुझे पता चला कि वो लड़की मैरिड है। फेंग कहते कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी पार्टनर खुद चूज करूंगा। ग्रैंडपा कहते कि कब तक? फेंग कहते कि नेक्स्ट वीक तक मैं किसी को आपसे मिलाने लाऊंगा। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वही फेंग का मैसेज देखकर उसे कॉल करती है, लेकिन फेंग बिजी था, तो वो थोड़ी देर बाद वही को कॉल करता है। वही कहती कि क्या हुआ? फेंग कहता कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभी कहाँ हो तुम? वो कहती कि घर पे, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं है, किसी और दिन मिलते हैं। फेंग कहता कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस कुछ बात करनी है, जल्दी एड्रेस सेंड करो। वही सोचती कि कहीं ये डिवोर्स तो नहीं लेना चाहता, मैं अभी डिवोर्स नहीं ले सकती है। वो फेंग को ब्लॉक कर देती है। फेंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वही ने उसे ब्लॉक ही कर दिया। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और मैरिज सर्टिफिकेट देकर कहता है कि सीवाई का एड्रेस पता करो। असिस्टेंट हैरान हो जाता है कि बॉस आपने शादी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला। फेंग कहता कि जल्दी एड्रेस पता करो। इधर वही नूडल्स खा रही थी, तभी से डोरबेल की आवाज़ आती है। वही डोर ओपन करने जाती है और फेंग को देखकर हैरान हो जाती है। वो डोर क्लोज करने लगती है, लेकिन फेंग अंदर आ जाता है। वो वही से कहते कि तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे ब्लॉक किया है। वही कहती कि वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। वो कहते कि अच्छा। वो वही को एक एग्रीमेंट फाइल देकर कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत है जो मेरी फैमिली के सामने मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग कर सके। तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। वही कहती कि बस मुझे एक्टिंग करनी है। फेंग कहते कि हाँ 1 साल तक, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। वही तो हैरान हो जाती है और कहती कि 10 मिलियन? वो कहते कि कम है तो 20 मिलियन दे दूंगा। वही सोचती है कि ये किस रिच मैन से शादी कर ली है मैंने। वही जल्दी से डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है और कहती कि मैं आप जैसे पर्सन को कैसे मना कर सकती हूँ। फेंग कहते कि संडे को मेरी फैमिली से मिलने चलना है, तो अच्छे से रेडी हो जाना। वही कहती कि हाँ बिल्कुल। अब वही हेली को कॉल करके कहती है कि गुड न्यूज़ है। हेली कहती कि क्या तुमने फेंग के साथ नाइट स्पेंड की? वही कहती कि अरे नहीं। वो उसे सब कुछ बताती है।
हेली कहती कि तुम पागल हो क्या, तुमने एग्रीमेंट पर साइन क्यों किया, फैंग के साथ रह के तुम लाइफ टाइम रिच लेडी बन के रहती है। वही कहती कि मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आज नहीं तो कल हमारा डिवोर्स होता ही। हेली वही को फैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन सेंड करती है। वही कहती कि तो ये मूव ग्रुप का प्रेसिडेंट है, सच में बहुत रिच है ये तो, पैसे लेने के बाद हम दोनों का अलग होना ही दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। अब संडे के दिन फैंग वही को कॉल करके कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक करने आएगा। वही नीचे आकर कार में बैठ जाती है, काफी नर्वस फील कर रही थी। देन वो फैंग के पास आती है, फैंग उसे अंदर ले जाता है। मॉम डैड के सामने फैंग वही का हाथ पकड़ लेता है, वही तो हैरान हो जाती है। फैंग वही को ग्रैंडपा से मिलाता है। मिसेस मू सोच रही थी कि ये लड़की तो मैरिड है, आखिर मेरे बेटे को मैरिड लड़की कैसे पसंद आ गई। वही सोचती है लगता है फैंग की मॉम को मैं पसंद नहीं है। मिसेस मू फैंग को अपने पास बुलाती है और धीरे से कहती है कि तुम मैरिड लड़की को कैसे लाइक कर सकते हो, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था। फैंग मॉम को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि मैं ही इस लड़की का हस्बैंड हूँ। मिसेस मो तो खुश हो जाती है और वही के पास आकर बैठ जाती है। वो वही से पूछती है कि मैं तुम्हें याद हूँ ना। वही कहती कि हाँ आंटी, आप कैसी हैं। वो कहती है कि आंटी नहीं मॉम कहो मुझे। वही सोचती है कि मॉम की डेथ के बाद मैंने कभी किसी को मॉम कहा ही नहीं। फैंग कहते कि क्या हुआ। मिसेस मो कहती कि कोई बात नहीं, अभी तुम मुझे आंटी ही कहो। एकदम में यांग वहाँ पर आता है और वही को देखकर कहता है कि टीचर आप यहाँ। सभी हैरान हो जाते हैं। वही कहती कि मैं ताइक्वांडो जिम में क्लास देती हूँ, यांग मेरा स्टूडेंट है। मिसेस मू कहती कि वाओ, तुम ताइक्वांडो टीचर हो, फैंग तुम्हें परेशान करे तो तुम उसे सबक सिखा सकती हो। फैंग हैरान हो जाता है। वही सोचती कि अगर मैं इसे सबक सिखाऊंगी तो मुझे पैसे कौन देगा। आप डिनर करते टाइम मिसेस मू वही को सारी डिशेस टेस्ट करने को कहती है। वो उसे खुद सर्व कर रही थी। वही उन्हें थैंक्स कहती है। फैंग भी वही को जूस देता है। वही सोचती कि मैंने कभी ऐसे फैमिली केयर को एक्सपीरियंस नहीं किया है। ग्रैंडपा वही को देखकर सोच रहे थे कि ये लड़की सच में बहुत अच्छी है। अब कुछ दिनों के बाद वही को फैंक का कॉल आता है। फैंक कहते कि तुम आज मेरे घर जाओ क्योंकि मेरी मॉम आ रही है। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा और हाँ, अपना कुछ सामान रूम में रख देना। वही सोचती कि 20 मिलियन अर्न करना इतना भी इजी नहीं है। वही फैंक के घर आती है। मैड उसे रूम दिखाकर चली जाती है। वही अपने कपड़े रखने के लिए ड्रेसिंग रूम में आती है। वो वहाँ पर फैंक के सामान और कपड़ों को देखकर हैरान हो जाती है और साइड में अपने कपड़े भी रख देती है। आफ्टरनून में फैंक वापस आता है। वो वही को देखकर स्माइल करने लगता है। देन वो वही के पास आता है। वही फैंक को देखकर सडनली खड़ी हो जाती है, जिससे उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन फैंक उसे पकड़ लेता है। वही जल्दी से साइड होती है। फैंक कहते कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पहले मुझसे शादी कर ली और अब मेरे क्लोज भी आना चाहती हो। वही एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। आप फैंक क्लोज चेंज करके आता है। वही फैंक को ब्लैक आउटफिट में देखकर उसे देखती ही रह जाती है। फैंक कहते कि मिस वही, अच्छा होगा कि तुम मुझे लाइक ना करो, वरना हमारा एग्रीमेंट मैं 1 साल से पहले ही खत्म कर दूंगा। वही कह रही कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लाइक क्यों करूंगी। फैंक कहते कि अच्छी बात है। अब लंच के टाइम मिसेस मू वही को सूप देती है और कहती कि ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। फैंक कहते कि मुझे भी दो। मिसेस मू कहती कि तुम खुद ले लो। वही तो हैरान हो जाती है। अब लंच के बाद मिसेस मू फैंक का रूम देखती है। वो ड्रेसिंग रूम में भी आती है और वहाँ पर फैंक का सामान देखकर उसे बुलाती है। फैंक कहते कि क्या हुआ। मिसेस मू कहती कि तुम वही को कैसे ट्रीट करते हो, यहाँ बस तुम्हारा ही सामान है, वही के बस कुछ कपड़े ही है। फैंक कहते कि सॉरी मॉम, कल मैं सब अरेंज करा दूंगा। मिसेस मू कहती कि वही के लिए सबसे एक्सपेंसिव कपड़े, शूज, ज्वेलरी और बैग्स मंगवाना, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। फैंक कहते कि ठीक है, वैसे मैं भी आपका रियल सन हूँ। मिसेस मू कहती कि वही जब छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसीलिए मैं चाहती कि उसे अच्छे से ट्रीट करें। फैंक सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि वही की लाइफ स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल है। वो मॉम से कहता है कि हाँ आप टेंशन मत लो। आप मिसेस मू के जाने के बाद वही फैंक के रूम में आती है। फैंक चेंज कर रहा था। वही उसकी बॉडी देखने लगती है। वो कहते हैं कि डोर नॉक करके आना चाहिए ना। वही सॉरी बोलकर चली जाती है। फैंक चेंज करके बाहर आता है। वही कहती कि अब मैं घर जा रही हूँ। वो कहते कि मॉम कभी भी आ सकती है, तुम सारे सामान लेकर यहीं शिफ्ट हो जाओ। वही सोचती है कि हाँ मैं बार बार तो यहाँ नहीं आ सकती, यहीं शिफ्ट होना ठीक रहेगा। फैंक बाहर जा रहा था तो वही कहती कि मुझे ड्रॉप कर दोगे। वो हाँ कहता है। वही बाहर आती है तो फैंक उसे कार में बैठने को कहता है। वही घर जा रही थी तभी सहन आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वही कहती कि अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है और भूलो मत मैं मैरिड हूँ। सैन फिर भी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। इतने में फैंक आ जाता है और सैन का गला पकड़ के उसे धक्का दे देता है और वही को क्लोज करके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, निकलो यहाँ से वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा मैं। वही हैरान हो जाती है। वो भी फैंक को हक करके कहती कि हस्बैंड हम अंदर चलते हैं। सैन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब घर आकर फैंक कहता है कि इस बिल्डिंग में तो लिफ्ट भी नहीं है। वही कहती कि चलो पानी पी लो। वही फैंक को पानी देती है और थैंक्स भी कहती है। वो कहते कि तुम्हें सेव करने के बदले मुझे पैसे दो। वही कहती कि अच्छा, जो पैसे तुम मुझे देने वाले हो उसमें से कट कर लेना। फैंक कहते कि ठीक है, 5 लाख कट करूंगा मैं। वही कहती कि क्या 5 लाख बहुत ज्यादा नहीं है।
फैंग उसके सर पर मार के कहता है कि मेरी सैलरी ज़्यादा है, बस तुम्हारे लिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। वही कहती कि तुम्हें स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो। फैंग कहती कि मैं जा रहा हूँ, सामान पैक करके ड्राइवर को कॉल कर देना और मेरे घर चली जाना। वही कहती कि ठीक है। अब वही सामान लेकर घर आ जाती है। वो सामान लेकर रूम में आती है। वेट कहती कि डिनर रेडी है। वही इतना सारा खाना देखकर कहती कि आप लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा खाना मैं अकेले खा भी नहीं पाऊंगी। मेड कहती कि मैडम मुझे आपकी केयर करने को कहा है। वही सोचती है कि आंटी कितनी अच्छी है। आप डिनर करने के बाद वही जब सो रही थी तब लेट नाइट फैंग घर आता है। ड्रंक होने की वजह से वो वही के रूम में आ जाता है। वही की नींद खुल जाती है। वो फैंग से कहती कि तुम गलत रूम में आ गए हो। फैंग वही को किस करने लगता है। वही उसे साइड करने की कोशिश करती है लेकिन फैंग फिर भी उसे किस कर रहा था। वही फैंग को धक्का देकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग रूम से बाहर आता है। वही गुस्से में उसके पास आती है। फैंग कहते कि तुम्हारी लिप्स को क्या हुआ। वही गुस्से में कहती कि एक पागल कुत्ते ने काट लिया मुझे। फैंग कहते कि क्या। वही कहती कि ये मेरा रूम है, अब से याद रखना, और रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है। अब रूम में आकर फैंग सोचता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। कल उसे जॉकी का कॉल आ रहा था लेकिन वो नहीं उठाता। अब साबन लेने के बाद फैंग बाहर आता है। उसे फिर से जॉकी का कॉल आता है। फैंग बालकनी में आकर उससे बात करता है। जॉकी कुछ बोल रही थी लेकिन फैंग वही को देखने लगता है और स्माइल करता है। जॉकी कॉल रख देती है। नेक्स्ट सीन में वही ताइक्वांडो जिम में थी। तभी मिस्टर सी वहाँ पर आते हैं और वही से कहते कि तुम्हें पता है सू कंपनी की वजह से हमारा कितना लॉस हो रहा है। वही उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी। मिस्टर सी कहते कि अगर तुम सू ग्रुप को कॉपरेशन करने के लिए मना लेती हो तो मैं तुम्हारी मॉम का सामान तुम्हें दे दूंगा। वही कहती कि मुझे सामान दिखाओ। मिस्टर सी एक फोटो दिखाकर कहते हैं कि कुछ सामान घर पर है लेकिन ये फोटो तब की है जब तुम्हारी मॉम तुमसे 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। वही कहती कि मुझे तो वापस चाहिए लेकिन इसके बाद मुझे परेशान मत करना। मिस्टर सी मान जाते हैं। अब वही सू कंपनी आती है। सैन कंपनी के बाहर वही को देखकर खुश हो जाता है। वही कहती कि मुझे टच मत करो। सैन दूर हो जाता है। वो वही को ऑफिस में लेकर आता है। वही सैन से कहती कि तुम सी ग्रुप के साथ कॉपरेशन कर लो। वो कहते कि तुम्हें तो अपने डैड से फर्क नहीं पड़ता ना। वही कहती कि डैड मेरी मॉम का सामान मुझे दे देंगे। सैन कहते कि तो तुम डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लो तब मैं कॉपरेशन कर सकता हूँ वरना नहीं। वही कहते कि ऐसा तो नहीं हो सकता। सैन कहते कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इस बारे में अच्छे से सोचो फिर मुझे बताना। आप कंपनी के बाहर मिनी वही को थप्पड़ मार के कहती कि तुम्हें पता है ना कि मैं सैन के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, हम जल्दी शादी करने वाले हैं और तुम सैन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। वही कहती है कि सैन तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता, तुम्हारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। मिनी उसे फिर से थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन सैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वही पर हाथ उठाने की। मिनी कहती कि मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और तुम इसकी साइड ले रहे हो। सैन कहते कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, कल ही हॉस्पिटल चल के तुम्हारा अबॉर्शन कराऊंगा मैं। वही वहाँ से चली जाती है। वो घर फैंग से कहती है कि ये एग्रीमेंट यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे डिवोर्स चाहिए। फैंग कहते कि तुम मजाक कर रही हो क्या। वही कहती कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम है। फैंग कहते कि ठीक है मुझे कंपनसेशन के लिए 20 मिलियन दो। वही कहती कि क्यों। फैंग कहते कि तुमने एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट रीड नहीं किए, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी एग्रीमेंट कैंसिल करेगा उसे कंपनसेशन में 20 मिलियन देने होंगे। चलो तुम 10 मिलियन ही दे देना। वही हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैंने पॉइंट्स रीड क्यों नहीं किया। वो फैंग से कहती कि धीरे धीरे दे दूंगी। फैंग कहते कि नहीं, वही चली जाती है। फैंग असिस्टेंट को कॉल करके पता करने को कहता है कि हाल ही में वही के साथ क्या हुआ है। आप नेक्स्ट डे मिनी सैन से रिक्वेस्ट करती है कि हमारे बेबी का अबॉर्शन मत कराओ। सैन कहता है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, मेरा बेबी बस वही के साथ होगा। मैंने सोच रही थी कि ये उस वही को इतना लाइक क्यों करता है। सैन उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी सैन की मॉम आ जाती है। मैंने उन्हें सब कुछ बताती है। वैसे सू कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या। सैन कहते कि मॉम मैं वही से प्यार करता हूँ। वैसे सू कहती कि ये बेबी हमारी फैमिली का है, वैसे भी मुझे वो बेकार लड़की नहीं पसंद। सैन कहते कि मॉम मैं वही के साथ रहना चाहता हूँ। वैसे सू कहती कि मैं उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी और हाँ मिनी के बेबी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर फैंक का असिस्टेंट उसे वही और मिस्टर सी के बारे में सब कुछ बताता है कि वही के डैड चाहते कि वही उन्हें सू कंपनी का प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट दिलाए। सू कंपनी का प्रेसिडेंट वही का एक्स बॉयफ्रेंड है। फैंग हैरान हो जाता है और पूछता है कि सू कंपनी कितना इन्वेस्ट करने वाली थी। एस्टेंट बताते कि 50 मिलियन। फैंग कहते कि क्या सी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है। एस्टेंट कहते कि हाँ। तभी मिस्टर सी मैडम वही को उनकी मॉम के सामान से ब्लैकमेल कर रहे हैं। इधर वही को सैन का कॉल आता है। सैन कहते कि बताओ तुमने क्या डिसीजन लिया, तब भी मैं कॉपरेशन के बारे में सोच पाऊंगा। वही कहती कि मुझे फोर्स मत करो। सैन कहते कि ठीक है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वही कहती कि मेरे पास चॉइस है और कॉल रख देती है। अब रात में वही फैंग के रूम में जाने से डर रही थी लेकिन फिर भी नॉक कर देती है। फैंग उसे अंदर आने को कहता है और पूछता है क्या हुआ। वही कहती कि तुम्हें नहीं लगता मैं ब्यूटीफुल हूँ। फैंग कहता है कि क्या तुम मुझे सिड्यूस करना चाहती हो। वही अपनी नाइट गाउन का जैकेट उतार कर फैंग के क्लोज आती है। फैंग तो हैरान हो जाता है। वही उसे किस करने लगती है, उसे टच करके उसके साथ रोमांस करने लगती है।
फेंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी वही को किस करने लगता है। जैसे ही फेंग वही की ड्रेस उतारने की कोशिश करता है, वही भागकर अपने रूम में चली जाती है और सोचती कि मुझे अभी भी इस चीज से डर लगता है। इधर फेंग सोच रहा था कि इतने सालों से मैं खुद को कंट्रोल करके रख रहा हूँ, आज पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। सडनली वो सोचता है कि क्या वही मुझसे हेल्प मांगने के चक्कर में अपनी बॉडी का यूज कर रही थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो ये सब करने सैन के पास ना पहुंच जाए। फेंग असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि हमारी कंपनी की दूसरी ब्रांच के साथ सी कंपनी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं मॉर्निंग में ले आऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंग वही से कहता है कि अब इतना बुरा लग रहा है कि ब्रेकफास्ट के लिए भी बाहर नहीं आ रही हो। वही कुछ नहीं कहती। फेंग उसे फाइल देता है और कहता है कि ये मूव कंपनी की सेकेंड ब्रांच का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अपने डैड के साइन करा लेना इसमें। वही कहती कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। फेंग कहते कि मैं कुछ फ्री में नहीं करूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाद में बताऊंगा। वही उसे थैंक्स कहती है। अब वही कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर मिस्टर सीट के पास आती है और कहती कि सो कंपनी में बात नहीं कर पाई मैं, तो ये मो कंपनी की ब्रांच का कॉन्ट्रैक्ट लाई हूँ। मिस्टर सी तो खुश हो जाता है और कहते कि ये तो सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। वही कहती कि मेरी मॉम की फ़ोटोज़ दो। मिस्टर सी फ़ोटोज़ दे देते हैं। वही कहती कि मैंने आपका काम पूरा कर दिया है, अब मुझे परेशान मत करना। वही को रास्ते में मिसेस मो का कॉल आता है। वो वही को बताती है कि ग्रैंडपा गिर गए थे तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। फ्रैंक का कॉल ही नहीं लग रहा है। वही जल्दी से हॉस्पिटल आती है और पूछती कि ग्रैंडपा कैसे हैं। मिसेस मो कहती कि उनका लेग इंजर्ड है, कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। वही सभी के लिए डिनर लेकर आती है। वो ग्रैंडपा को अपने हाथ से सूप पिलाती है और मॉम डैड से कहती है आप लोग घर जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ पर रुकती हूँ। मॉम कहती है कि केयर टेकर तो है। वही कहती कि हाँ, लेकिन किसी फैमिली मेंबर का रुकना अच्छा है ना। डैड कहते कि सही कहा। वो दोनों चले जाते हैं। अब रात में वही सोफा पर ही सो जाती है। लेट नाइट फैंक हॉस्पिटल आता है। वो वही को अपना सूट उड़ा देता है और खुद भी चेयर पर सो जाता है। जब वही की नींद खुलती है तो वो फैंक का सूट देखकर सोचती है कि ये इतना भी कोल्ड हार्टेड नहीं है जितना लगता है। इसकी वजह से ही मुझे मेरी मॉम का सामान वापस मिल गया। आप नेक्स्ट डे वही हेली से मिलती है। हेली कहती कि तुम्हारा और फैंक का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। वही कहती कि हमारे बीच बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वैसे फैंक बहुत अच्छा है, उसने बहुत हेल्प की मेरी। हेली कहती कि हाँ, तो उससे प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है। वही कहती कि नहीं, मेरे और फैंक के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे तुम्हारी जॉब का क्या हुआ। हेली कहती कि मुझे डेमो मीडिया में एंट्री चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज उनके बॉस से मिलना पड़ेगा। वही कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हेली कहती कि हाँ, ये अच्छा रहेगा। अब इधर लैन फैंक से कहते कि मुझे कब मिलवाओगे सिस्टर इन लॉ से। फैंक कहते कि मिल लेना, आज फ्री हो तुम। लेन कहते कि नहीं, मुझे एक फीमेल मॉडल से मिलना है। फैंक कहते कि अच्छा, थोड़ा केयरफुल रहा करो। लेन कहते कि बेकार की बातें मत करो। जिसके बाद वही और हेली डेमो मीडिया के बॉस से मिलने के लिए आते हैं, जो कि लेन ही था। लेन हेली को ड्रिंक करने को कहता है। हेली उसके साथ बहुत देर तक ड्रिंक करती है। लेन कहते कि तुम डेमो मीडिया को ज्वाइन कर सकती हो। हेली ये सुनकर खुश हो जाती है। लेन काफी ज्यादा रंग हो चुका था। वही सोचती है मैं तो बेकार में ही यहाँ आई। वो दोनों लेन को लेकर जा रही थी, तभी वही को सिमी दिख जाती है। सिमी वही को देखकर जल्दी से अंदर चली जाती है। वही सोचती कि क्या सिमी पैसों के लिए उस ऑलमैन के साथ घूम रही है, लेकिन डैड तो इसे ज्यादा पॉकेट मनी देते हैं। खैर, मुझे इससे क्या करना। अब वही के पास सैन का कॉल आता है। सैन कहते कि तो तुम मूव फैंक के साथ हो, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा रिच है। वही कहती कि पहले तुमने ही मुझे धोखा दिया है और अब मुझे परेशान मत करो। सैन कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। वही कहती कि मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है, आज के बाद ये बातें मत करना मुझसे। सैन गुस्से में अपना फोन फेंक देता है। उसकी मॉम कहती कि आखिर तुम उस बेकार लड़की के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। सैन कहते कि मॉम, मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन अब उसे मुझसे भी पावरफुल और रिच पर्सन मिल गया है। मॉम गुस्सा करते हुए कहती कि वो लड़की अच्छी नहीं है, बाद में भी वो तुम्हें चीट करती है, उसकी जगह तुम मिनी से शादी कर लो। सैन कहते कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आप नेक्स्ट डे वही फैंक को थैंक्स कहती है। फैंक कहते कि मैंने कुछ फ्री में नहीं किया है। वही कहती कि फिर भी तुमने मेरी हेल्प की है। वो कहते कि अच्छा होगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक तुम सैन से डिस्टेंस बना के रखो, मैं नहीं चाहता कि मुझे या मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। वही कहती कि ठीक है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। फैंक कहते कि अच्छी बात है और चला जाता है। देन सिमी वही से मिलने आती है और कहती कि तुम इतनी कम एज में कितने पैसे कमा लेती होगी। वही कहती कि मैं जो भी कमाती हूँ ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। सिमी कहती कि सैन के साथ रहती तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वही कहती कि मैं तुम्हारी तरह किसी पर डिपेंड नहीं रहती। सिमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मुझे तो बहुत पैसे चाहिए, मैं तुम्हारी तरह पुअर लाइफ नहीं चाहती। वही कहती कि तो वहाँ जाकर पैसे कमाओ, यहाँ आकर मुंह क्यों चला रही हो। सिमी गुस्से में चली जाती है। अब रात में वही को हेली सिमी की फोटो सेंड करती है। वही जल्दी से क्लब आती है। वही देखती है कि सिमी कुछ लड़कों के साथ ड्रिंक कर रही थी। वो लोग सिमी को लेकर जाने लगते हैं। वही उन लोगों को रोकती है। वो लोग वही से कहते कि क्या तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। वही कहती कि तुम लोग सिमी को कहीं नहीं ले जा सकते। वो लड़के कहते कि इसने हमसे पैसे लिए हैं। इसके बाद वही हेली और सिमी पुलिस स्टेशन में थी। इन्हें फाइट की वजह से अरेस्ट कर लिया था।
सीमी बताती कि उसने एक ऑनलाइन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसके साथ स्कैम हो गया। उसने इन्वेस्टमेंट पर पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब उसे 5 मिलियन डेट चुकाना था, इसलिए उसने उन लोगों से पैसे लिए थे। ये कहती कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? सीमी कहती कि प्लीज मॉम डैड को कुछ मत बताना। इतना में मिस्टर सी और मिसेस सी आते हैं। मिस्टर सी वही को ही थप्पड़ मार के बातें सुनाने लगते हैं। हेली गुस्से में कहती कि अपनी बेटी को समझाने के बजाय आप वही को क्यों मार रहे हैं? मिस्टर सी कहते कि तुम्हें इससे क्या? हेली कहती कि मेरे होते हुए आप वही को परेशान नहीं कर सकते। स्टेप मॉम कहती कि जब तुम्हें सिमी के बारे में पता था तो तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? कितने सेल्फिश हो तुम। हेली कहती कि तुम लोग कितने घटिया हो। एक तो वही ने सिमी को सेव करने के लिए उन गुंडों से फाइट की, ऊपर से तुम लोग इसे ही सुना रहे हो। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग वही पर ही गुस्सा कर रहे थे। वही कहती कि मैंने कहा था ना, आपसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मिस्टर सी कहते कि मुझे भी तुम जैसी डॉटर नहीं चाहिए। मिस्टर सी सिमी को बेल कराकर ले जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि अंदर की उन 2 लड़कियों से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ऑफिसर कहते कि वो भी आपकी डॉटर है ना? मिस्टर सी कहते कि वो बेकार लड़की मेरी डॉटर नहीं है। अब घर आकर सिमी मिस्टर सी से कहती है कि हम वही को भी ले आते हैं, आखिर वो मेरी हेल्प कर रही थी। मिस्टर सी कहती कि चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। स्टेप मॉम कहती कि मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ को कैसे बर्थ दे सकती हूँ, जो हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करती रहती है। इधर वही फैंग को कॉल करके कहती है कि क्या तुम मेरी और मेरी फ्रेंड की बेल कराने पुलिस स्टेशन आ सकते हो? फैंग कहते कि ठीक है। हेली कहती कि सॉरी, मुझे तुम्हें उस सिमी के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। उन लोगों ने तुम पर बहुत गुस्सा कर दिया। वही कहती कि कोई बात नहीं, अब से मैं भी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। तभी फैंग का लॉयर आता है और उन दोनों की बेल कराकर उन्हें बाहर लाता है। वही लॉयर को थैंक्स कहती है। लॉयर कहते हैं कि मिस्टर मो आपका वेट कर रहे हैं। वही कार में आती है और फैंग को थैंक्स कहती है। वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ फाइट की वजह से अरेस्ट होगी और मुझे पुलिस स्टेशन आना होगा। किसी को पता चला तो क्या होगा? वही कहती कि किसी को पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फैंग कहते कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ? वो कहती कि कुछ नहीं। फैंग गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें कोई मारता है तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, आखिर तुम 6th लेवल की ताइक्वांडो मास्टर हो। वही कहती कि मैं ठीक हूँ। वो सोच रही थी कि इसे मेरी टेंशन हो रही है क्या। फैंग सोचता है कि शायद 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना पड़ेगा। अब रात में फैंग वही के रूम में आता है। वही नींद में थी और कहती कि क्या हुआ, मुझे नींद आ रही है। फैंग उसे आइस पैक देकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वही कहती है कि ग्रैंडपा को मैंने ग्रैंडमा के बारे में बात करते सुना था। फैंग बताता है कि ग्रैंडपा को ग्रैंडमा से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, लेकिन ग्रैंडमा एक रिच फैमिली की डॉटर थी और उस टाइम मेरे ग्रैंडपा मिडिल क्लास फैमिली से थे। ग्रैंडमा की फैमिली उनके रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी, फिर भी ग्रैंडमा ने अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़कर ग्रैंडपा का साथ दिया। ग्रैंडमा की डेथ के बाद ग्रैंडपा उन्हें बहुत मिस करते हैं। वही कहती कि इनकी लव स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है। फैंग कहते कि तुम ऐसा कुछ मत सोचना। वही कहती कि मुझे बस पैसों से मतलब है। वैसे जिस लड़की के साथ तुम मेरी सर्टिफिकेट लेने वाले थे उसे तुम बहुत लाइक करते हो क्या? फैंग कहते कि तुम्हें इससे क्या करना? वही सोचती कि मैं तो बस पूछ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में मिसेस सू वही से मिलने आती है और कहती कि मुझे कुछ बात करनी है। वही कहती कि मैं बिजी हूँ। मिसेस सू कहती कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ बनने ही वाली थी, तो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। वही कहती कि बनने वाली थी लेकिन अब नहीं हूँ। मिसेस सू कहती कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अपसेट रहता है, कंपनी नहीं रहता, बस क्लब में जाकर ड्रिंक करता रहता है। वही कहती कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मिसेस सू कहती कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए। वही कहती कि आपका बेटा तो मम्माज बॉय है, आपको खुद उससे बात करनी चाहिए। मिसेस सू वही पर गुस्सा करने लगती है। वही कहती कि मुझे आपकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से। तभी एक स्टूडेंट वही को बुलाने आ जाता है। अब रात में वही हेली के साथ डिनर करने आती है। वो हेली से उसकी न्यू जॉब के बारे में बात करती है। हेली कहती है कि कंपनी भी न्यू है, इसलिए मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वही कहती कि हाँ वो तो है। हेली कहती कि कल तुम्हें फैंग ने कुछ कहा तो नहीं? वही कहती कि नहीं, वो मेरे लिए आइस पैक लेकर आया था। हेली कहती कि लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ रही है। वही कहती कि ऐसा नहीं है, वो किसी और को लाइक करता है, हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। विनी ये सब सुन रही थी। हेली कहती कि तुम्हें भी उसे लाइक नहीं करना चाहिए, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। वही कहती कि हाँ, 1 साल बाद पैसे मिलते ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा। मिनी सोचती है कि मुझे तो अच्छी न्यूज़ मिल गई। अब मिनी घर आती है। मिसेस सू उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम सू फैमिली के बेबी से प्रेग्नेंट हो और इतनी रात तक बाहर थी। मिनी उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो सोच रही थी कि बस मेरी सहन से शादी हो जाने दो, फिर बताती हूँ इस बुढ़िया को। ऐसे तो मैं नर्सिंग होम में ही डलवा दूंगी। मिसेस सू उसे रूम में जाने को कहती है। मिनी कहती कि एक गुड न्यूज़ है। मिसेस सू कहती कि क्या? मिनी उन्हें वही और फैंग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताती है। सैन ये सब सुन लेता है। मिसेस सू कहती कि मुझे तो पता ही था, उस बेकार लड़की के साथ कोई नहीं रह सकता, वो बस पैसों से मतलब रखती है। मिनी कहती कि हाँ, वो पैसों के लिए ही उस रिच मैन के साथ है। मिसेस सू कहती है कि ये बात सैन को पता नहीं चलनी चाहिए। सैन सोचता है कि इसका मतलब वही और फैंग ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, फिर भी मेरे पास चांस है। उनका डिवोर्स होने के बाद मैं वही से शादी करके हमेशा उसके साथ रह सकता हूँ।
नेक्स्ट डे मिसेस मू वही से कहती है कि मेरी और ग्रैंडपा की तरफ से हम तुम्हें ये कार गिफ्ट कर रहे हैं। वही कहती कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती है। मिसेस मू कहती कि तुम्हारे हस्बैंड को तो कोई फिक्र नहीं है कि तुम बस और टैक्सी से जाती हो। फैंग वही से कहते कि रख लो और आप मुझे कंपनी ड्रॉप कर देना। जिसके बाद वही फैंग को कंपनी लाती है। फैंग कहते कि ड्राइव करते टाइम नर्वस क्यों होती हो तुम। वो कहती कि ये इतनी एक्सपेंसिव कार है, कुछ हो गया तो। वो कहते कि हमारे पास ऐसी बहुत सी कारें हैं। वही कहती कि अच्छा, ऐसे कुछ हो गया तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना। वो कहते कि पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। वही हैरान हो जाती है। फैंग कहते कि मुझे शाम को भी लेने आना। अब शाम को वही जिम से बाहर आती है, तभी सहन आ जाता है। वही कहती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सहन कहती कि चलो डिनर पर चलते हैं। वही कहती कि मैंने कहा ना कि अब मैं मैरिड हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड को पिक करने जाना है। वही चली जाती है। फिर वो फैंग को लेने आती है। फैंग वही की कार के पीछे एक कार को देखकर असिस्टेंट से उस कार के बारे में पता करने को कहता है। असिस्टेंट मैसेज करके बताता कि वो सैन की कार है। आप डिनर करते टाइम फैंग वही से कहता है कि अच्छा होगा तुम सैन से दूर रहो। वही कहती कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ, नहीं करूँगी, प्रॉमिस। फैंग स्माइल करने लगता है। वही सोचती है कि इसकी स्माइल कितनी क्यूट है। और डिनर के बाद असिस्टेंट से कॉल करके कहता है कि बॉडीगार्ड से बोल दो कि उस सैन की कार को तोड़ है। सैन जब अपनी टूटी कार को देखता है तो गुस्सा हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि हमें नहीं पता ये सब किसने किया। फैंग के बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमारे बॉस ने कहा है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसके पीछे मत भागो, वरना इस बार कार टूटी है, नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो कुछ भी हो सकता है। सैन कहते कि कौन है तुम्हारा बॉस। बॉडीगार्ड फैंग का नाम बताता है, जो सुनकर सैन कुछ नहीं कहता। अब कुछ दिनों के बाद लैन फैंग से कहता है कि मैंने सुना है कि इतने दिनों से तुम्हें कोई ब्यूटीफुल सी लड़की ड्रॉप करने आ रही है। फैंग कहते कि तुमने कहाँ देखा। लैन कहते कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज कह रहे थे कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। फैंग जेलस होने लगता है और कहते कि मेरी वाइफ है वो। लैन कहते कि अच्छा, तुम उसे लाइक करते हो ना। फैंग कहते कि बकवास मत करो। लैन कहते कि मैं भी सिस्टर इन लॉ से मिलना चाहता हूँ, मेरी बर्थडे पार्टी में उन्हें लेकर ही आना। फैंग कहते कि ठीक है। लैन सोचता है कि पार्टी में मैं इन दोनों को क्लोज लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब घर आकर फैंग वही से पार्टी में चलने के लिए पूछता है। वही कहती कि ठीक है। फैंग कहते कि अच्छे से रेडी होना। वही कहती कि हाँ, मैं बिल्कुल एम्बेरस नहीं होने दूंगी। फैंग कहते कि बहुत ज़्यादा भी प्रीटी लगने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल रहना, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सीरियस टाइप के हैं। वही कहती कि ठीक है। आप नेक्स्ट डे वही रेडी होने के बाद एक अम्ब्रेला और कार्ड को देखकर सोचती है कि अगर उस लिटिल बॉय ने उस टाइम मुझे ये पैसे नहीं दिए होते तो शायद मैं अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाती। अगर मैं फ्यूचर में उससे मिली तो उसे थैंक्स बोलकर उसके पैसे वापस कर दूंगी। वही बाहर आती है। फैंग तो उसे देखता ही रह जाता है। वही कहती कि क्या हुआ। फैंग कहते कि कुछ नहीं। देन वो दोनों लेन की बर्थडे पार्टी में आते हैं। सभी कहते कि फैंग की वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। लेन वही से कहते कि भाभी मैंने आपको कहीं देखा है। वही कहती कि मैं हेली की फ्रेंड हूँ। लेन कहते कि हाँ, उस दिन तुमने जींस शर्ट पहनी थी ना, आज तुम और ब्यूटीफुल लग रही हो ना, तो मैं पहचान नहीं पाया। फैंग उसे गुस्से से देखने लगता है। वही सोचती है कि इसके फ्रेंड तो बिल्कुल सीरियस टाइप नहीं है। फैंग वही से वाइन लेकर उसे जूस दे देता है। सभी कहने लगते हैं कि फैंग कितना केयरिंग हो गया है। फैंग कहता है कि फिर ये ड्राइव नहीं कर पाएगी ना। तभी जाओकी वहाँ पर आती है और कहती कि मैं वापस आ गई। फैंग और लेन हैरान हो जाते हैं। जाओकी वही को साइड होने को कहती है। वही सोचती कि शायद यही वो लड़की है जिसे फैंग लाइक करता है। वो साइड होने लगती है, लेकिन फैंग वही को मना कर देता है। जाओकी लेन को साइड करके फैंग के पास बैठ जाती है। लेन कहते कि तुम पागल हो क्या। जाओकी कहती कि चुप रहो। लेन उसे साइड करने लगता है। वही सोचती है कि क्या लेन भी फैंग को लाइक करता है, ये सब क्या हो रहा है। फैंग वही के साइड आकर बैठ जाता है। जाओकी गुस्सा हो जाती है। फैंग वही को सॉन्ग सुनाने को कहता है। वही तो हैरान हो जाती है, लेकिन फैंग के कहने पर वो कोई भी गाना गा देती है। फैंग स्माइल करने लगता है। जाओकी को तो काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि ये लड़की है कौन। अब घर जाते टाइम जाओकी फैंग की कार में बैठ जाती है और कहती कि मुझे ड्रॉप कर देना, मैं कार लेकर नहीं आई हूँ। वही सोचती कि वाह, मैं तो बहुत अच्छी वाइफ हूँ, अपने हस्बैंड और उसकी लवर को साथ ले जा रही हूँ। रास्ते में जाओकी वही से बातें कर रही थी, फैंग और उसके रिलेशनशिप के बारे में। फैंग उसे चुप रहने को कहता है। जाओकी कार से उतर जाती है। फैंग थोड़ी आगे कार रुकवा कर जाओकी से बात करने जाता है। जाओकी उसे हक कर लेती है। वही ये देखकर हैरान हो जाती है। वो इस बारे में हेली से बात करने लगती है। हेली कहती कि क्या तुम जेलस हो रही हो। वही कहती कि नहीं। फैंग वापस आता है और वही से घर चलने को कहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मेड फैंग को बताती है कि मिसेस वही जल्दी चली गई है, वो कार भी नहीं ले गई। फैंग कहते कि ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद फैंग खुद वही को लेने आता है। वही कार में बैठ जाती है। फैंग कहते कि इतने दिनों से तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। वही कहती कि मैं बिजी थी। वो कहते कि अच्छा, तो कार की बजाय बस से क्यों आती थी। वही कुछ नहीं कहती है। फैंग कार रोक कर वही से पूछता है कि सच सच बताओ क्या बात है। वही कहती कि मैं नहीं चाहती कि मिस जाओकी को कोई भी गलत फहमी हो, वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। फैंग ये सुनकर वही को किस करने लगता है। वही तो शॉक्ड रह जाती है।
अब घर आकर वही फेंग के पीछे पीछे उसके रूम में आ जाती है। फेंग कहते कि क्या हुआ, ये मेरा रूम है। वही सोचती है कि क्या हो गया है मुझे और चली जाती है। अब नेक्स्ट डे वही कहती है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि जाओकी को कोई गलत फहमी हो। फेंग कहते कि तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो। वही कहती कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, शादी करने ही वाले थे ना। फेंग कहते कि मैं उसे लाइक नहीं करता, मेरी फैमिली ने ये मैरिज फिक्स की थी क्योंकि उसने मुझे सेव किया था। वही कहती है करने ही वाले थे ना। फेंग कहते कि मैं उसे लाइक नहीं करता, मेरी फैमिली ने ये मैरिज फिक्स की थी क्योंकि उसने मुझे सेव किया था। वही कहती है लेकिन उस दिन। फेंग कहती कि मैं बस उसे यही बात एक्सप्लेन करने गया था। वही कहती कि तो ऐसे सडनली कार से उतर जाने की क्या ज़रूरत थी। फेंग कहती कि क्या तुम जेलस हो रही हो। वही कहती कि नहीं। फेंग उसे किस करने लगता है। अब जब फेंग कंपनी आते है तो जाओकी उसे मिलने आती है। फेंग कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आई। वो कहती कि चलो लंच पर चलते हैं। फेंग कहते कि मैं तुम्हें पहले ही सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना। वो कहती कि मैं उस टाइम शादी करने को रेडी नहीं थी, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, चलो शादी कर लेते हैं। फेंग कहते कि मैं मैरिड हूँ, वैसे भी तुमसे शादी मैं मेरी फैमिली की वजह से कर रहा था। जाओकी हैरान हो जाती है और कहती कि किससे शादी कर ली तुमने। फेंग कहती कि बहुत अच्छी लड़की है वो। जाओकी कहती कि तुम मुझे गुस्सा हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हो ना। फेंग कहते कि यही सच है। जाओकी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। फेंग असिस्टेंट को बुलाता है और जाओकी को बाहर निकालने को कहता है। असिस्टेंट जाओकी को ले जाता है। फेंग कहते कि अब इसे कंपनी में आने मत देना। अब जाओकी घर आकर बहुत गुस्सा कर रही थी, उसे लग रहा था कि फेंग झूठ बोल रहा है। वो जल्दी से हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक निकालती है और कहती कि फेंग से शादी तो मैं ही करूँगी, वो बस मेरा हस्बैंड बन सकता है। नेक्स्ट डे वो फिर से फेंग की कंपनी आती है, लेकिन उसे कंपनी में अंदर जाने को नहीं मिलता। मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर जाओकी को बाहर निकलवा देती है। जाओकी भारी फेंग का वेट करने लगती है। फेंग के आते ही वो उसे बात करने जाती है। वो कहता है कि मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। वो कहती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। लेन कहते कि बकवास मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि फेंग तुम्हारी बातों में आ जाएगा। जाओकी कहती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेन कहते कि मैं फेंग को तुम्हारे क्लोज नहीं रहने दूंगा। जाओकी फेंग से कहती कि इसे चुप रहने को कहो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लेन साइड हो जाता है। जाओकी फेंग को रजिस्ट्रेशन बुक दिखाकर कहती है कि हम आज ही मेरे सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फेंग कहते कि मैं मैरिड हूँ। लेन जाओकी के पास आकर कहते कि तुम कितनी सेमलेस हो यार, एक मैरिड लड़के के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। जाओकी कहती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लेन कहते कि तुम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। फेंग कहते कि मैं सच में मैरिड हूँ, अब मुझे परेशान मत करना वरना मेरी वाइफ नाराज़ होगी है। जाओकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब रात में फेंग और वही ओल्ड हाउस आते हैं फैमिली डिनर के लिए, क्योंकि आज ही ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था। मिसेस मो वही और फेंग से यही रुकने को कहती है। वही कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। मिसेस मो कहती कि ये भी तुम लोगों का ही घर है। वो वही को फेंग के रूम में ले जाती है। रूम में आकर फेंग सावन लेने चला जाता है। वही वहाँ पर फेंग के बचपन की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाती है और सोचती कि इस फोटो में जो अम्ब्रेला है वो तो मेरे पास है, इसका मतलब फेंग ही वो लड़का है जिसे मैं ढूंढना चाहती थी। फेंग सावर लेकर आता है। वही उसके पास आकर कहती है कि अम्ब्रेला तुम्हें कहाँ से मिला था। फेंग कहता है कि इसे मैंने ही कस्टमाइज़ कराया था, कहीं और मिलना मुश्किल है। वो कहती कि 10 साल पहले तुमने एक लड़की को 10 लाख का कार्ड और ये अम्ब्रेला दिया था ना। फेंग कहते कि हाँ, तुम्हें ये कैसे पता। वो कहती कि वो लड़की मैं ही हूँ। फेंग हैरान हो जाता है। वही कहती कि मैं इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, उस दिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो आज मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, नहीं मेरी स्टडी कंप्लीट हो पाती। फेंग उसे किस करके कहता है कि रो मत। वही कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, तुम्हारे पैसे वापस देना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने रिच हो। वो कहती कि अच्छा, मैं तुमसे पैसे नहीं लेता। वही कहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। फेंग क्लोज आकर कहते कि कुछ भी। वो कहती कि हाँ। फेंग कहते कि बाद में बताऊंगा तुम्हें। वो कहती कि ठीक है। अब फेंग उसे हस्बैंड बोलने को कहता है। वही फेंग को हस्बैंड बोलने लगती है, जो सुनकर फेंग उसे किस करने लगता है। वही भी उसे किस करने लगती है, लेकिन सडनली रुक कर कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ और वॉशरूम चली जाती है। नेक्स्ट डे जाओकी जानबूझकर वही की कार को टक्कर मार देती है। वही बाहर आकर जाओकी को देखती है और कहती कि क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूँ। वो कहती कि नहीं, तुम्हारा फेंग से क्या रिलेशन है। वही कहती कि तुम्हें इससे क्या करना। जाओकी कहती कि फेंग ने कहा कि वो मैरिड है। तभी ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर आती है। जाओकी अपनी सफाई देने लगती है। ऑफिसर उन दोनों को मीडिएशन करने को बोल देते हैं, लेकिन वही मना कर देती है। अब पुलिस स्टेशन में आकर ऑफिसर कहता है कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिले, शायद जाओकी ने ये जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन वो वही की कार के लिए पेमेंट कर देगी। वही कहती कि क्या आपने अच्छे से चेक किया है। ऑफिसर कहते कि हाँ। बाहर आकर जाओकी वही से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिसके बाद फेंग जाओकी को कॉल करके कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वही को परेशान करने की। जाओकी कहती कि क्या तुम उसे इतना लाइक करते हो, कुछ दिन में तुमसे दूर क्या हुई, तुमने किसी और से शादी कर ली। फेंग कहते कि मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया। जाओकी कहती कि ये झूठ है। फेंग कहते कि लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर तुमने वही को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
जाओकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं उस वही को छोड़ूंगी नहीं, फेंग सिर्फ मेरा है। फेंग वही के पास आकर कहता कि टेंशन मत लो, मैंने इन्वेस्टिगेशन करने को बोल दिया है, जल्दी सच का पता चल जाएगा। वही कहती कि अगर वो मुझे सच में मार देती तो। फेंग उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देन बाहर आकर वही हेली को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। हेली कहती कि क्या हुआ। वही कहती कि बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं आ रही हूँ। अब नेक्स्ट डे मीटिंग में सभी बातें कर रहे थे कि बॉस आज गुस्से में क्यों है। तभी फेंग को मिसेस मू का कॉल आता है। वो फेंग से कहती कि तुम्हारी वाइफ घर नहीं आई और तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। फेंग कहती कि मॉम मैं खुद उसे ले आऊँगा। मॉम कहती है कि हाँ हमें जल्दी ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, तुम ये मैटर जल्दी ख़त्म करो। फेंग कहता है कि ठीक है। मिसेस स्मू सोचती है कि अच्छा है, फेंग वही को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। भले ही जाओकी ने उसे एक बार सेव किया है, लेकिन हम हमेशा से उसे रिपे ही कर रहे हैं, शादी करने की जरूरत नहीं है। इधर वही से बात करने के लिए सहन आता है। वही कहती कि तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे परेशान मत करो। सहन कहते कि मैं बस तुम्हें ड्रॉप करना चाहता हूँ। वही कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है और चली जाती है। सहन सोच रहा था कि वही आज बस से जा रही है, शायद उसकी फेंग से फाइट हो गई है। वो वही के पास आकर बैठ जाता है, तभी फेंग वही को लेने आता है। वो दूर से उन दोनों को साथ में देख लेता है और गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट डे वही ताइक्वांडो सेंटर आती है। उसका स्टूडेंट बताता है कि 3 लड़कियां आपसे मिलने आई हैं। वही उन लड़कियों के पास आती है और कहती कि तुम लोग यहाँ। उनकी लीडर लूसी कहती है कि क्या तुम अपनी क्लासमेट्स को भूल गई। वही सोचती है कि इन लोगों ने स्कूल में बहुत बुली किया है मुझे। वो लूसी से कहती है कि क्या काम है तुम्हें। लूसी कहती कि हम लोगों को 1 मिलियन की ज़रूरत है, हमें पैसे दे दो। वही कहती कि तुम लोग पागल हो गई हो क्या। वही का स्टूडेंट कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लूसी कहती कि मेरे पास अभी भी स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ है तुम्हारी, तुम कहो तो मैं उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हूँ। वही कहती कि मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन वो सब डिलीट कर देना। लूसी कहती कि ठीक है, कब तक पैसे दोगी। वही कहती कि मुझे कुछ दिनों का टाइम दो। लूसी और उसके फ्रेंड्स चली जाती है। स्टूडेंट वही से कहता है कि ये किन फोटोज की बात कर रही है। वही कहती कि तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अब वही घर आकर फेंग से बात करने जाती है। वो फेंग से कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास बहुत सी कार्स हैं, मुझे एक चाहिए। फेंग कहता है कि सबकी कीज नीचे है, जो चाहिए ले लो। वही कहती कि बदले में मैं कुछ भी दे सकती हूँ। वो कहते कि कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। वो वही के फोरहेड पर किस करता है। वही बिना कुछ बोले चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद लूसी वही से कॉल करके कहती है कि तुम तो बहुत रिच हो, 1 मिलियन नहीं हमें 3 मिलियन चाहिए। वही कह रही कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। लूसी कह रही कि इतनी लग्जरियस कार से घूम रही हो और कह रही हो कि पैसे नहीं है। वही कहती कि ये मेरी कार नहीं है। लूसी कह रही कि कल तक मुझे 3 मिलियन चाहिए, वरना तुम्हारी फोटोज सभी जगह वायरल कर दूंगी मैं। वही कह रही कि मुझे थोड़ा और टाइम दो। लूसी कह रही कि बिल्कुल नहीं, मैं अब और वेट नहीं कर सकती, कल मुझे पैसे चाहिए। वही घर आती है। वो फेंग को अपने क्लोज नहीं आने दे रही थी और कहती कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फेंग कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वही रूम में चली जाती है। फेंग को लेन का कॉल आता है। फेंग उसे वही के बारे में बताता है। लेन कहते कि अच्छा होगा तुम उस जाओकी से दूर रहो और भाभी की फीलिंग्स को हर्ट ना करो। फेंग कहते कि ठीक है, मैं उसे दिखा दूंगा कि वैसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। आप नेक्स्ट डे वही पैसे लेकर उन तीनों लड़कियों के पास आती है। वो लड़कियां तो पैसे देखकर खुश हो जाती है, तो उसे वही को उसकी फोटोज दे देती है। वो तीनों वहां से जाने लगती है, तभी पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो तीनों हैरान हो जाती है। वही कहती कि तुम लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है, तो मैं रिपोर्ट कैसे नहीं करती। लूसी उस पर गुस्सा करने लगती है। लूसी की फ्रेंड वही से कहती कि ज़्यादा खुश मत हो, हम तो जेल जाएंगे ही, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हारी फोटोज अपलोड कर दी है। वही शॉक्ड हो जाती है। पुलिस ऑफिसर उन तीनों को ले जाते हैं। वही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। पुलिस ऑफिसर वही से कहते कि टेंशन मत लो, हम फोटोज डिलीट कराने की कोशिश करेंगे। इधर लैन फेंग को ऑफिस में लेकर आता है और उसे वही की फोटोज दिखाता है। फेंग हैरान हो जाता है। लेन कहते कि पुलिस ने कुछ पोस्ट डिलीट करा दी है, लेकिन ये फोटो तेजी से शेयर हो रही है। फेंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो लेन से कहते कि पूरे इंटरनेट से ये फोटोज डिलीट कराओ और अगर कोई शेयर करने की कोशिश करे तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाना। वही का कॉल नहीं लग रहा था, तो फेंग सेन के पास आता है और पूछता है कि वही तुम्हारे पास आई थी क्या। सेन कहते कि नहीं, और हाँ तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। फेंग कहते कि एक बात याद रखना, वही सिर्फ मेरी है, उससे दूर रहना। फेंग को लेन का कॉल आता है। वो फेंग को बताता है कि सभी फोटोज डिलीट करा दी है, सर्च लिस्ट से भी हटा दी है। फेंग कहते कि ये सब किसने किया है। लेन फेंग को लूसी और उसकी फ्रेंड्स के बारे में बताता है, साथ ही ये भी कि उन्होंने अभी वही को कैसे ब्लैकमेल किया था, लेकिन वही ने उन्हें पुलिस स्टेशन में डलवा दिया। फेंग को काफी गुस्सा आ रहा था। वो लेन से कहता है कि जेल में ऐसे लोगों को ढूंढो जो उन तीनों को बुली करे, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ब्लैकमेल करने की। लेन कहते कि ठीक है, वैसे तुमने हेली को कॉल करके पूछा सिस्टर इन लोग कहाँ है। फेंग जल्दी से हेली को कॉल करता है। हेली कहती है कि क्या वही ठीक है, मैं अभी दूसरी सिटी में हूँ।
फैंग कहता कि वही मिल नहीं रही है। हेली कहती कि वो मेरे घर पर ही होगी। फैंग कहता कि मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन डोर लॉक था। हेली कहती कि मैं घर पर नहीं हूँ लेकिन डोर के साइड में एक प्लांट है, वहाँ पर कीज है, तुम जाकर वही को देखो। फैंग जल्दी से हेली के घर आता है, वही वहीं पर थी। फैंग उसे हक कर लेता है और पूछता है कि फ़ोन क्यों ऑफ है तुम्हारा। वही सोचती कि मैं उन फोटोज़ की कमेंट्स का सामना नहीं कर सकती। फैंग कहता कि टेंशन मत लो, मैंने सारी फोटोज़ डिलीट करा दी है। मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। वो वही के हाथ पर किस करके उसे घर चलने को कहता है। वही कहती कि ठीक है। फैंग उसे किस करने वाला था लेकिन वही नर्वस होकर बाहर चली जाती है। वही फैंग से पूछती है कि ग्रैंडपा और मॉम डैड ने तो फोटोज़ नहीं देखे ना। फैंग कहते कि नहीं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। वही कहती कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ। लोगों को पता चला तो क्या कहेंगे। फैंग कहते कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करूँगा। वो सोच रहा था कि मैं अब वही को नहीं छोड़ सकता। कुछ दिनों के बाद मैट वही से कहती है कि बॉस ने कहा है कि ड्राइवर आपको होटल ले जाएगा, वो आपको वही मिलेंगे। मेकअप आर्टिस्ट वही को अच्छे से रेडी करके लोकेशन पर लेकर आती है। वही सबको देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। फैंग कहता है कि तुम मुझे पैसे वापस देना चाहती थी ना। वही कहती कि हाँ। फैंग कहता है कि इसके बदले मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। वो नील डाउन होकर वही को प्रपोज करता है। वही हाँ कह देती है। तभी सैन और जाओकी वहाँ पर आकर तमाशा करने लगते हैं। मिसेस मो और हेली उन दोनों को अच्छी बातें सुनाती है। फैंग कहते कि तुम दोनों को मरना नहीं है तो निकलो यहाँ से। सैन कहते कि मैं भी देखता हूँ वही के बारे में ये सब देखकर मो फैमिली कैसे एक्सेप्ट करती है इसे। वो स्क्रीन पर वही की फोटोज दिखाने लगता है, सभी हैरान हो जाते हैं। फैंग कहते कि ग्रैंडपा ये मैटर सॉल्व हो चुका है। ग्रैंडपा वही से कहते कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अब ऐसा कभी नहीं होगा। मॉम भी वही को समझाने लगती है। सैन और जाओकी तो हैरान हो जाते हैं। फैंग उन दोनों को बाहर निकलवा देता है। रात में वही फैंग से कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फैंग उसे क्लोज करके कहते हैं कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और उसे किस करने लगता है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।